नमस्कार, नमस्कार। मैं सैटरडे टीवी से राकेश कुमार सिंह। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार श्री राजेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो कई दशक से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में व्यापक पैमाने पर रिपोर्टिंग एनालिसिस का काम किए हैं। अभी हाल में ही आपका एक किताब भी लॉन्च हुआ है, आपके द्वारा ही हस्तलिखित किताब है। 2022 के विधानसभा चुनाव पर पूरे प्रदेश के इसमें आंकड़े हैं और इस किताब का नाम भी है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 आंकड़ों की सत्ता। यह किताब मार्केट में भी उपलब्ध है और आज उन्हीं से हमारी जो सैटरडे टीवी के तरफ से आज उन्हीं से इसी पर चर्चा होगी, जो हमारी रोजाना परिचर्चा विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सैटरडे टीवी के माध्यम से आप लोगों को जा रहा है। उसी विधानसभा चुनाव 2022 के तहत आज हमारी इस चर्चा में आज आपको पूरी एक जानकारी मिलेगी श्री राजेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा, जो इन्होंने अब तक एनालिसिस किया है कि वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी। अब मैं चर्चा शुरू कर रहा हूँ। आदरणीय श्री द्विवेदी जी, सैटरडे न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत। और हमारी आपसे पहला सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 2022 का चल रहा है, इस चुनाव में अब तक जो आपने एनालिसिस किया है, अब तक आपने जो इस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया है, या अब तक जो आप क्षेत्रों में घूम करके या पिछले अनुभवों को जो आपने साझा किया है, क्या लग रहा है? देखिए, ये पहला चुनाव है जो हर चुनाव से अलग है। 2007, 2012, 2017 इसमें एक मेजर फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मेजर फैक्टर ये है सबसे बड़ा, वो फ्लोटिंग मतदाताओं का है, ठीक है। और यही मतदाता बहुमत की सरकार बनाते हैं। 2007 के पहले जो चुनाव होते थे वो तीन चरण, 2 चरण और 1 चरण में, 89 तक 1 चरण में, 89 से 1996 और 2002 तक 2 चरण, और 96 और 2002 3 चरण में हुए। 2007 से 7 चरणों में चुनाव शुरू हुए। तो 7 चरणों में जब चुनाव होते हैं तो पूरा 1 महीना चुनाव चलता है। इस बीच जो असमंजस वाला मतदाता, जिसे फ्लोटिंग मतदाता कहते हैं, वो हवा के रुख से वोट करता है और यही हवा का रुख बहुमत की सरकार बनाता था। 2007 के पहले इसलिए बहुमत की सरकारें नहीं बनती थी, तो 1 चरणों 2 चरणों में चुनाव हो जाता था, तो जो मतदाता असमंजस में रहता था वो जहाँ रहता था अपना वोट कर देता था। वो हवा के साथ चलने में उसको टाइम नहीं मिलता था। अब चुनाव 1 महीने का जब होता है तो उसको अपना मतदान करने में जो किसी का समर्थक नहीं है, हवा के साथ चलता है, इसको फ्लोटिंग मतदाता कहते हैं, वो उस तरफ जाता है और इसकी बहुमत की सरकार। 2007 में ऐसा हुआ कि मायावती के नेतृत्व में चुनाव शुरू हुआ और उन्होंने एक नया समीकरण प्रयोग किया। ब्राह्मण, दलित और सपा के तमाम बुराइयों, सरकार की परेशानियों से लेकर मायावती के साथ पीछे है, तो वो 7 चरण में शुरू हुआ। तो धीरे धीरे हर चरण में उसके वोट बढ़ते गए और उसकी सीट 206 मिली। यही स्थिति 2012 में रही। 2012 में मायावती के खिलाफ समाजवादी पार्टी सीधे लड़ाई में थी, कांग्रेस और बीजेपी कमजोर थी, तो भाजपा और सपा की लड़ाई में सपा को बहुमत मिला। 2017 की स्थिति एकदम डिफरेंट थी। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की बनी थी। मोदी जी की एक लोकप्रियता की एक हवा था और उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया कि जिससे हर दल के, हर जात के, हर कम्युनिटी के लोगों ने समर्थन किया। सबसे बड़ा प्रयोग उन्होंने किया अल्प पिछड़ों पर। 2012 से 17 तक लेकर के एक ऐसी हवा बन गई थी कि यादवों की सरकार है, यादव मुस्लिम की सरकार है, और तरह तरह के आरोप उन पर लगते रहे। और बहुत उसका फ़ायदा इन्होंने किया कि गैर यादव पिछड़ों को यूनाइट किया और केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और ये माना जा रहा था कि अब पिछड़ा ही कोई चीफ मिनिस्टर होगा। उनके नेतृत्व में तो अब पिछड़े पूरा पोलराइज हुए, जिनकी आबादी 40% है, 52% में 40% आबादी पिछड़ों की है। दूसरा ये रहा कि सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर सब लोग जुटे। तीसरा ये है कि दलितों में भी मायावती का चूँकि बहुत उतना प्रभाव था नहीं ओडिशा, तो दलित वोट भी काफ़ी उनके साथ जुड़ी। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जो आज C20 की बात हो रही है,
उसमें मायावती ने 103 मुस्लिम टिकट दिए थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समझौता था। तो एक ऐसा माहौल बन गया था कि जो दल हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब मुस्लिम की सियासत करते हैं। तो एक ऐसी लहर चली जिसका परिणाम ये रहा कि 2017 में अप्रत्याशित परिणाम बीजेपी को मिले। 312 सीटें मिली, 40% वोट मिले, जो 1985 के बाद रिकॉर्ड है। और इसके पहले स्थिति ये थी कि 89 से लेकर 91 को छोड़ दें तो उसके बाद कोई बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। अब 2022 में स्थिति इस सबसे अलग है। हम वही पूछ रहे हैं कि 2017 और 2022 में आपको क्या अलग दिख रहा है? देखिए, 2017-2022 में बहुत अंतर है। 2017 में ये था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव की सरकार थी, उन पर जो है एक जात विशेष का आरोप था। मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हुआ था जिसमें वो था कि एक हिंदुओं को जाट में ज़्यादा प्रताड़ना की बात आई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो एक तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का। दूसरा ये था कि भर्तियों में धांधली हुई, एक जात विशेष को दिया गया था। और ऐसे तमाम सारे, चूँकि उनकी सत्ता थी अखिलेश की। और दूसरा आरोप लगा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब बने तो उन्होंने तमाम योजनाएं लॉन्च की। और ये एलिगेशन लगाया जा रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए इन योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा। तो एक ये भी इनके जनता के दिमाग में बैठा था। लेकिन 2022 में स्थितियाँ अलग हैं। आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार में जो बीजेपी अपना दावा भी कर रही है। निश्चित रूप से इन्होंने एक कहते हैं कि मतलब डेवलपमेंट का एक खाका खींचा है, प्रयास किया है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा बात है, जो समीकरण होना चाहिए, जिसे कोई भी समीकरण जब तक बीजेपी के साथ धार्मिक और जातीय दोनों जुड़ते हैं तभी उसकी बहुमत की सरकार आगे बढ़ती है। क्योंकि जब जो स्थिति आज बनती जा रही है, जात बीजेपी के हिसाब से कैराना से कल 25 तारीख को अमित शाह जी ने कैराना फिर मथुरा जा करके उन्होंने हिंदुत्व के लहर कैराना से मथुरा तक बनाने का प्रयास किया। वैसा माहौल 2017 में नहीं बन पा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण जो स्थिति बनी है, जिस तरीके से जयंत चौधरी को हाथरस कांड में पुलिस ने पीटा था, वो सब तमाम ऐसे कारण हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीधे गठबंधन को लामे। और तीसरा फैक्टर एक और है कि मायावती जिस एग्रेसिव से 2017 में लड़ रही थी वो साइलेंट है। कांग्रेस का प्रयास कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। तो लड़ाई एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है। एक और सबसे मेजर फैक्टर है कि बीजेपी के जो माउथ पब्लिसिटी होती थी, माउथ पब्लिसिटी बीजेपी के बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन एक ऐसी स्थिति बनी कि अखिलेश यादव को भी दो ऐसे सहयोगी मिल गए हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, कि ये भी माउथ पब्लिसिटी बहुत स्ट्रांग है। और जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर की बात है, वो जमीनी नेता 20 साल से काम कर रहा है। तो जिस हिसाब से वो पिछड़ों की गिनती गिनाता है, अपना एग्रेसिव होकर बात कहता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी का जो माउथ पब्लिसिटी का एक तरफा लाभ मिलता था वो नहीं मिल पाएगा। तो स्थिति इस बार दोनों बहुत अंतर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2022 के चुनाव में किस दल को की तरफ अति पिछड़े जात के लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं आपके नजर? देखिए, अब की बार का चुनाव, मैं कह रहा हूँ अलग, अब की बार का चुनाव स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी 2014, 17, 19 जिन उम्मीदों के साथ अति पिछड़ों को जोड़ा था कि भाई आपको 27% में आपको अलग से अधिकार देंगे, उसके लिए कमेटी बनाई गई। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं। तो दो अति पिछड़ों की स्थिति जहां 2017 के पहले थी, 2014 के पहले थी, वहीं आज भी खड़ी है। अति पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिला। यही कारण है कि अति पिछड़े धीरे धीरे अखिलेश यादव के पीछे लामबंद होते जा रहे हैं। तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा आधार वोट बैंक अति पिछड़े उनके साथ है। दूसरा एक और मेजर फैक्टर है, देखिए तीनों मुख्यमंत्रियों में एक कॉमन था जो मैं बताऊँ, वो आज भी लागू है। तीनों मुख्यमंत्री में एक जाति का आरोप कॉमन था। मायावती पर था कि दलित प्रोटेक्ट करती हैं,
समाजवादी पार्टी यादव को बहुत ज़्यादा मंदिर, और इसमें योगी आदित्यनाथ पर एक गंभीर आरोप ये भी लगते हैं कि राजपूतों को बहुत ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया। इसके कारण भी पिछड़ों में भी नाराज़गी है। पिछड़ों को लगता है कि मैंने 14, 17 और 19 में एक तरफा इनको वोट दिया, लेकिन हमारे किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री ने बनाया, महत्व नहीं दिया गया। दूसरा एक राजपूत को बनाया गया, ठीक है, और उनको कार्य करने में भी तमाम दिक्कतें पैदा की। इससे ब्राह्मण में भी एक नाराज़गी का जो एक माहौल बनाया जा रहा था। और ब्राह्मण एक कम्युनिटी होती है जो माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा फैलाती है, और अखिलेश यादव का इसका भी लाभ मिल रहा है कि पिछले 8 महीना से ब्राह्मणों ने एक ऐसा परसेप्शन बना दिया कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को जब प्रोटेक्ट करते हैं, ब्राह्मणों को नुकसान किया, पिछड़ों के किया, तो उसका भी लाभ मिल रहा है। तो आज की स्थिति में जो लड़ाई चल रही है सीधी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है और जो है बीजेपी के बीच। अब इसमें 2 मेजर फैक्टर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का चुनाव हो रहा है, 58 सीटें हैं। 58 सीट में 53 सीटें बीजेपी को मिली और 2 सीट समाजवादी पार्टी की, 2 थी एसपी को, 1 रालोद को थी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि इन प्रथम चरण में 58 सीटों में 32 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, और इसमें बीएसपी को 30 सीटों पर नंबर 2 थी। अब की बार स्थिति दूसरा है। मुस्लिम वोट बंटवारा हुआ था 2017 में। अब की बार बीएसपी के कमज़ोर होने के कारण इसका सीधा लाभ समाजवादी पार्टी को गौ गठबंधन को मिल रहा है। जाट चूँकि हिंदुत्व मतलब जो है मुजफ्फरनगर कांड के खिलाफ थे, तो जयंत इसीलिए जयंत चौधरी 277 सीटों पर लड़े, 1 सीट जीते थे, 1 करे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। किसान आंदोलन से जाट पोलराइज हो रहा है। दूसरा ये है कि मुस्लिम भाजपा के कमज़ोर है, कांग्रेस कमज़ोर है, एक साथ खड़ा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह जो भाजपा के बेचैनी का कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हवा चलती है सरकार बनाने की, बहुमत किसका बनेगा, किसकी हवा चलिए, जो माउथ पब्लिसिटी की बात है। अब की असमंजस हम सोच लीजिए कि जिसको फ्लोटिंग कहेंगे उनकी संख्या 20% है। तो अब की स्थिति बीजेपी की बेचैनी क्या है? बीजेपी की बेचैनी यह है कि उसने पूरी ताकत लगा दी। अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ सब ने कैराना से लेकर मथुरा और प्रथम चरण और दूसरे चरण को लेकर जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, इस दोनों चरण में 113 सीटों में से करीब 72 सीटें मुस्लिम बाहुल आ जाती हैं। उसमें पूरी ताकत लगा दी कि हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, 80 बनाम 20 तरह के भाषण हो रहे हैं। लेकिन वह स्थिति दूसरे तरफ जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का, उधर के लोग एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। ये बीजेपी की सबसे बड़ी वजह। जब वो एग्रेसिव होंगे, उनके तीखे भाषण काउंटर करेंगे, तो इसका लाभ मिलता है। लेकिन ये लोग एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगले पक्ष की तरफ से न मुस्लिम एग्रेसिव है, न जाट एग्रेसिव है, न समाजवादी पार्टी का कोई नेता एग्रेसिव है। तो ये तमाम चरणों की सूची को लेकर उन्होंने घोषणा की कि भाई प्रथम प्रत्याशी जेल में, आखिरी बेल में, तमाम तरीके से आरोप लगाते हुए खूब हर तरीके से मतलब बिलो द बेल्ट जाके भी उनके खिलाफ आरोप। लेकिन उधर से जो साइलेंट होकर काउंटर किया जा रहा है, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी बेचैनी है। यानी भाजपा के जो भाषणबाजी हो रही है हिंदू मुस्लिम कराने की, उस पर समाजवादी पार्टी काउंटर नहीं कर रही है। यही वजह है कि लोगों में अभी भी सपा के पक्ष में नहीं, इसका फ़ायदा मिल रहा है। सवाल यह है कि अगर इन्होंने आरोप लगाया और उसी का वो काउंटर करते जो पिछले सरकार में होता रहा, तो डिवीज़न बनता। अब ये बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं, वो उनकी निगाहें अब की बार 10 प्रथम चरण के मतदान की 10 फरवरी, दूसरे चरण मतदान 14 फरवरी, तो उनका पोलराइजेशन, उनकी पूरी ताकत अपने बूथ के प्रति आकर्षित है। वो इनके उस पर, जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए तो हमने देखा कि वहाँ तमाम नेताओं से बात हुई, तो उन्होंने इनके आरोपों को बहुत ज़्यादा संज्ञान में नहीं लिया। उनको वो अपने बूथ मैनेजमेंट में लगे हुए कि हम बूथ तक अपना मतदाता कैसे ले जाएंगे। वो बीजेपी क्या करी, अमित शाह क्या कह रहे हैं, जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस सब से हट करके अब की बहुत ही सुनियोजित तरीके से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी का इतना बड़ा तंत्र, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, वो इतनी बड़ी ताकत उनको उस प्लेटफॉर्म पर नहीं ला पा रही है कि जिससे इनका पर्पस सॉल्व हो जाए, एग्रेसिवनेस बनाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी की, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये अपनी योग्यता है, उसमें वो महारत हासिल है कि वो अपने पारी में ला करके
खेलते हैं, क्योंकि 2017 में हुआ था, आपको याद होगा 2017 में प्रथम चरण में जब शुरू हुआ तो पलायन आया, फिर दूसरे चरण में आया हरदोई में आ गया तो यहाँ कट्टा संस्कृति आ गई। आपका बाराबंकी में गए तो उन्होंने कहा भाई समाजवादी पार्टी जो है पुलिस कार्यालय बन गए, मतलब थाने पुलिस समाजवादी कार्यालय बन गए। गोंडा में उन्होंने नकल बोला, फिर कसाब और क्या नाम है कब्रिस्तान, शमशान, बिजली, दुनिया भर का इस तरीके से एजेंडा सेट किया, जिसके कारण जो अखिलेश लेके आया था कि जो है विकास का अपना एजेंडा लेके चले, तो विकास पर आया नहीं। इस सरकार में भी विकास एजेंडे से ज़्यादा ये अपने पुराने एजेंडे पर जाने, लेकिन अब की बार जो भी उनकी रणनीति हो, लेकिन उस रणनीति के कारण ये जयंत और अखिलेश यादव का गठबंधन इनके पारी में गेंद खेल, मतलब इनके पारी में खेलने के लिए अभी नहीं आ पा रहा, वो अपनी पारी में खेल रहे हैं। इसका यही बेचैनी है बीजेपी की। यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस बार परिपक्वता झलक रहा है। निश्चित रूप से देखिए, दो इम्पोर्टेंट है। समाजवादी पार्टी पर नंबर 1 परिवारवाद का लगता था वो, अब की बात पूरे एपिसोड में देख लीजिए, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी ऐसा एग्रेसिव नहीं दिखाए, और टिकट बंटवारे में भी उन्होंने यादवों को एक बैलेंस में रखा है। अति पिछड़ों को मात दिया है, सवर्णों को मात दिया है, मुस्लिमों को भी दिया है, जिससे एक माहौल बने कि देखो मुसलमान पर की सियासत ज़्यादा करने। तो अब की बैलेंस बहुत बनाया, टिकट बंटवारे में भी अखिलेश ने बहुत बैलेंस बनाया है। और जहाँ तक जयंत चौधरी भी इसको बहुत कायदे से अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे के समय एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो रही जाटों में, वो भावनात्मक रूप से वो भी कैश कराने, जो बीजेपी हिंदू के एजेंडे को कैश कराना चाहती थी, उसी हिसाब से जाटों में जाट के हिंदुत्व दिखा रहे हैं। जो हाथरस के दौरान जयंत चौधरी गए थे हाथरस कांड की घटना के बाद, तो पुलिस ने उनकी पिटाई की थी, जिस तरीके से बेहरमी पेड़ से लग रहा था कि वो छोटा कार्यकर्ता, उस वीडियो को इतना वायरल किया जा रहा है और उसको जाट के स्वाभिमान से जोड़ दिया गया है। किसान के आंदोलन को जाट के स्वाभिमान से जोड़ दिया गया है। किसानों पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिन किसान की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उसको जाट के स्वाभिमान से जोड़कर किस तरीके से वो प्रचारित कर रहे हैं, बड़ा साइलेंटली कर रहे हैं। उनका जो है प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो स्थिति पहले भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अफवाह फैला करके अपने पक्ष में करने का काम करती थी, अब सेम सोशल मीडिया पर और लोगों का सम्मान, अपने जात का, अपने लोगों का सम्मान जोड़ करके वह काम पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है कि जिससे उसको लाभ मिले। निश्चित रूप से इसलिए इनके किसी भी प्रोपोगंडा में नहीं आना है। अच्छा, एक 2017 में एक और नया समीकरण जो उभर के आया है, वो ये दिखाई दे रहा है कि कभी भी हर बार चुनाव में जातियों का एक ऐसे पिछड़ों में पिछड़े चले गए, अब की जातियों में भी जातियाँ पैदा हो गई। इसका मतलब अगर पिछड़ों में कोई राजभर का प्रत्याशी खड़ा है, कोई यादव खड़ा है, कोई विश्वकर्मा खड़ा, तो अगर राजभर बाहुल्य है तो अपने राजभर प्रत्याशी को इम्पोर्टेंट देगा। पिछड़ों में भी यही स्थिति, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ठाकरों के एक छत्र नेता, ऐसा नहीं है। राजपूत में भी उस राजपूत को वोट मिलेगा जो जीत रहा होगा, वो चाहे समाजवादी पार्टी का ही राजपूत क्यों ना हो, चाहे बीएसपी से जुड़ा क्यों ना हो, चाहे आपका जो है आपका कांग्रेस का क्यों ना हो। यही स्थिति ब्राह्मण भी कोई बीजेपी के ना समर्थन में है, ना विरोध में है, ना अखिलेश के उनकी भी टैक्सफुली वोटिंग यही होगी कि उनका भी जो प्रत्याशी जीत रहा है उसको जिताएंगे। यही स्थिति यादव में, ऐसा नहीं कोई यादव प्रत्याशी अगर बहुत मजबूत लड़ रहा है बीजेपी से तो यादव हारने वाले प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी क्या अखिलेश यादव, ऐसा हुआ मिल। तो इस बार जातीय कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। हर जाति अपने जाति में, बैकवर्ड भी अपने जातियों में, उपजातियों में, जो जैसे राजभर है, प्रजापति है, कुशवाहा है, आपका जो है विश्वकर्मा है। अब तक के चुनाव जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए, पहले पिछड़ा माने मंडल कमंडल पर होता था या जात पर होता था, इस बार प्रत्येक जात कॉन्सेप्ट है, एक एक जात पर चुनाव हो रहा। दल का वहाँ कोई मतलब नहीं, मतलब है, दल का मतलब है, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी है जातियों में। जैसे दल का मतलब है, मान लो पिछड़े पोलाइज हो रहे हैं अगर सपा के साथ, तो ठीक है, वहाँ मतलब है। लेकिन उसमें अगर उनका कोई प्रत्याशी मजबूत दूसरे दल का भी आ गया तो उसके प्रति उनकी भावनाएं, उनका समर्थन बढ़ रहा है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी जैसे जो बात हो रही है 80 बनाम 20, 85 बनाम 15, मतलब एक तरफ
धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो रही, दूसरी तरफ जातीय ध्रुवीकरण का मतलब मंडल और कमंडल। लेकिन सबसे रोचक बात यह है, अगर मंडल और कमंडल के बीच सीधी लड़ाई हो गई तो किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1993 का विधानसभा चुनाव। उस चुनाव में कल्याण सिंह पिछड़ों के भी कद्दावर नेता थे, हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे थे। 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में ढांचा टूटा था और एक लहर थी हिंदुत्व की, लेकिन उस लहर को काउंटर करने के लिए मुलायम सिंह यादव ने काशीराम से समझौता किया, तो एक जातीय ध्रुवीकरण हुआ। एक तरफ जातीय ध्रुवीकरण था, दूसरे तरफ हिंदुत्व का ध्रुवीकरण था। दोनों को बहुमत नहीं मिला। 177 सीट बीजेपी को मिली, 176 सीट गठबंधन को मिला। लेकिन जब यही ध्रुवीकरण में बंटवारा होता, मतलब हिंदुत्व का बीजेपी के साथ क्या था, बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा था और जातियों में भी उसका बंटवारा था, मतलब पिछड़ी जातियां उसके साथ, सवर्ण भी उसके साथ था, तब उसको इतने अप्रत्याशित सीटें चाहे 14 रहा हो, 17 रहा हो या 19 रहा हो, मिलती नहीं। अगर सीधी लड़ाई, लेकिन इस बार लड़ाई सीधी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय ध्रुवीकरण दोनों नहीं है और ना अखिलेश के साथ भी ऐसा है। तो अब की बार टकराहट कराने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ऐसी बन नहीं रही है। लेकिन अगर हुआ तो बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, ये भी निश्चित है। आज सैटरडे टीवी में श्री राजेंद्र द्विवेदी जी के उपस्थित होने के बाद जो आप लोगों के समक्ष उन्होंने विधानसभा चुनाव पर परिचर्चा किया, इसी तरह हम चाहेंगे कि समय समय पर आपका परिचर्चा आपके समक्ष आवे। मैं राजेंद्र द्विवेदी जी को सैटरडे टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारी सैटरडे टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की हर खबरें आप तक पहुंच सकें। इन्हीं के साथ आप सभी को नमस्कार और राजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद।